आज हम जानेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि हमें हमारे सिलेबस में कौन कौन से पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ने हैं। बीए पार्ट 3 के अंदर हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है प्लेटो, उसके बाद अरस्तु और फिर एक्विनास। सेक्शन बी के अंदर हमें पढ़ना है मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो। और थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है बेंथम, मिल, कार्ल मार्क्स, हैरोल्ड लास्की और मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट। ये हमारा सिलेबस है बीए पार्ट 3 का। और आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण विचारकों की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में, जिससे कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने में हमें सहयोग मिलेगा और साथ में हम उन महान रचनाओं के बारे में जान सकेंगे जिन्होंने किसी समय में अलग अलग समयों के दौरान में विश्व के राजनीतिक चिंतन को एक गति दी। साथ ही कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के कारण भी बनी वो पुस्तकें जो कि इतिहास में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द रिपब्लिक की। द रिपब्लिक प्लेटो की एक महान कृति है और प्लेटो एक यूनानी राजनीतिक दार्शनिक के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्लेटो सुकरात के शिष्य हैं और द रिपब्लिक में उन्होंने एक आदर्श राज्य की संरचना प्रस्तुत की है। एक आदर्श राज्य के अंदर उन्होंने न्याय की स्थापना की है और न्याय की इस स्थापना के लिए उन्होंने एक ऐसी शिक्षा योजना प्रस्तुत की है जिसके लिए रूसो ने कहा है, प्लेटो की रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वकाल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस शिक्षा के माध्यम से प्लेटो एक आदर्श शासक को बनाने की तैयारी करते हैं और साथ में वो शासक भ्रष्ट ना हो जाए, इससे उसको बचाने के लिए एक साम्यवाद का सिद्धांत पे प्रस्तुत करते हैं। उस साम्यवाद के सिद्धांत के अंदर उन्होंने आदर्श शासक को परिवार और संपत्ति इन दोनों चीज़ों से वंचित किया है, जिससे कि शासक को भ्रष्ट होने से बचाया जा सके। और आदर्श राज्य जो कि रिपब्लिक में प्रस्तुत किया गया है, बहुत ज़्यादा उसमें आदर्श की बातें हैं, वो व्यावहारिक कर पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी द रिपब्लिक अपने समय में तो श्रेष्ठ थी ही, आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके बाद हम अगली कृति पर आते हैं और हमारी अगली कृति है अरस्तु की पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं और जो पॉलिटिक्स पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है उसमें राजनीति के सभी महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे राज्य, नागरिकता, संविधान, कानून, न्याय, इन सभी का सर्वप्रथम उस अर्थ में विवेचन किया गया है जो आज के संदर्भों को थोड़ा थोड़ा छूता है। और अरस्तु ने अपना जो चिंतन प्रस्तुत किया है वो अपने गुरु प्लेटो से बहुत भिन्न है। अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक हैं और एक यथार्थवादी तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना चिंतन दिया है, आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है, पहले तथ्य तलाश किए हैं और फिर निष्कर्ष निकाले हैं। पॉलिटिक्स में अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है और ये कहा है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो या तो पशु होता है या देवता होता है। तो ये एक राजनीति विज्ञान की एक पहली कृति हम मान सकते हैं जहाँ से राजनीति विज्ञान का जन्म होता है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता हम कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक पर। ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक हम मैकियावेली को मानते हैं और मैकियावेली को ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए जो कि उनकी पुस्तक द प्रिंस में हमारे सामने आते हैं। एक तो उन्होंने राजनीति को
नैतिकता से अलग किया और दूसरा राजनीति को धर्म से अलग किया। इसके अलावा मैकियावेली ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया जो कि अरस्तू ने नहीं किया था या अरस्तू के समय इसकी संभावनाएं नहीं थी। वो ये था कि अरस्तू की दृष्टि नगर राज्यों तक सीमित थी, मैकियावेली ने राष्ट्रीय राज्यों की बात की। इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। मैकियावेली के द प्रिंस में एक बहुत ही यथार्थवादी दृष्टिकोण सामने आता है और इस यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंदर राजा को कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मैकियावेली के द्वारा दिए गए हैं। ये कहा गया है कि राजा को शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। राजा चूँकि जनहित के लिए कार्य करता है, पूरी प्रजा के लिए कार्य करता है, इसलिए यदि वो तनिक अनैतिक भी हो जाए तो इसको मैकियावेली ने इसकी स्वीकृति दी है। लेकिन ये अनैतिक कार्य वो स्वयं ना करे बल्कि किसी अन्य से ये कार्य करवाए। तो इस संदर्भ में पूरे दिशा निर्देश राजनीति किस तरीके से संचालित होनी चाहिए ये द प्रिंस में मैकियावेली के द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद हम अगली कृति पे आते हैं, थॉमस हॉब्स की लेवियाथन। हॉब्स एक सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं, इंग्लैंड के हैं। जब वो इंग्लैंड में पैदा हुए तो वहाँ पे अशांति की स्थितियाँ थी और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसी कारण हॉब्स का दृष्टिकोण बन गया कि मनुष्य अच्छा नहीं होता है और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने एक पुस्तक लिखी लेवियाथन और ये कहा कि अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए मनुष्य आपस में एक समझौता करते हैं और वो समझौते से एक शासक अस्तित्व में आता है जिसे लेवियाथन कहा गया है। वो उस शासक और जनता के बीच में एक समझौता होता है आपस में और उससे शासन व्यवस्था उत्पन्न होती है। ये जो शासन व्यवस्था उत्पन्न होती है ये निरंकुश शासन व्यवस्था है। हॉब्स निरंकुश तंत्र के समर्थक हैं। इसके साथ ही एक अन्य विचारक और हमारे सामने आते हैं, लॉक भी हैं, लेकिन लॉक के साथ में एक और महत्वपूर्ण विचारक हैं रूसो। रूसो भी सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं। रूसो ने एक पुस्तक लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सभी जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है और इन्हीं जंजीरों से मुक्त करने के लिए रूसो ने ये पुस्तक लिखी है। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और ये कहा है कि सामान्य हित की सामान्य चेतना सामान्य इच्छा होती है और ये सामान्य इच्छा ही शासन करती है। व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो आपस में संघर्ष करके समाप्त हो जाती है। इसके बाद उसकी जो दूसरी इच्छा यानी नैतिक इच्छा बचती है, उन सभी नैतिक इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा होती है और ये सामान्य इच्छा ही शासन करती है। ये सामान्य इच्छा शासन करती है। इस तरीके से यदि देखा जाए तो रूसो लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक के रूप में सामने आते हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि सामान्य इच्छा को हम पहचानें कैसे, इसकी पहचान कैसे करें, क्योंकि एक तानाशाही शासक भी अपनी इच्छा को सामान्य इच्छा बता सकता है। तो जब हम इसके इस दूसरे रूप को देखते हैं तो ये सामान्य इच्छा निरंकुश तंत्र का भी एक रूप लेकर सामने आती है। तो ये प्लेटो ये हमारे जो विचारक हैं रूसो, उनमें दोनों चीज़ें आलोचकों द्वारा देखी गई हैं। किन्हीं ने लोकतंत्र के दर्शन किए उनके विचारों में और किन्हीं ने निरंकुश तंत्र के दर्शन किए हैं। इसके बाद हमारे अगले महत्वपूर्ण विचारक के रूप में हम लेते हैं कार्ल मार्क्स को और हम पहले जॉन स्टुअर्ट मिल को लेते हैं। मिल बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत अपना महत्वपूर्ण चिंतन प्रस्तुत किया है और ये कहा है कि यदि 99 व्यक्ति एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो तो उस एक व्यक्ति को भी अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति हो सकता है सुकरात हो सकता है ईसा मसीह हो, जो कि उस समय के लोगों ने उनको मृत्युदंड दिया हो लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने उनके सत्य को स्वीकार किया हो। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में कही है
ऑन लिबर्टी पुस्तक उन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित की है और इसमें स्वतंत्रता के बारे में बहुत अच्छा विवेचन किया गया है और ये कहा गया है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कार्य करने की स्वतंत्रता की बात है उस पर उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो स्वयं से संबंधित कार्य और दूसरा पर से संबंधित कार्य। तो मिल ने ये कहा है कि जो स्व से संबंधित कार्य हैं, यानी हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, इस तरीके के जो कार्य हैं उनमें व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है। और जो हमारे कार्य दूसरों का इफ़ेक्ट डालते हैं, दूसरों पे प्रभाव डालते हैं, उनके संदर्भ में व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। ये बात मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में कही है। हमारे अगले विचारक हैं, अगली पुस्तक जो कि हम बात करेंगे दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की बहुत महत्वपूर्ण कृति है। कार्ल मार्क्स को मज़दूरों का मसीहा माना जाता है और उन्होंने शोषक और शोषित ये दो वर्ग बताए हैं और ये कहा है कि ये दोनों वर्ग सदियों से रहे हैं, जब से हमारे शासन व्यवस्थाएं बनी हैं और आज ये पूंजीपति और श्रमिक के रूप में हमारे सामने हैं, जिनमें श्रमिकों का निरंतर शोषण होता रहता है पूंजीपति वर्ग द्वारा। इस शोषण से किस तरीके से मुक्ति प्राप्त की जाए, इसका बहुत ही वैज्ञानिक विश्लेषण कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति दास कैपिटल के अंदर किया है। ये एक बहुत ही महान कृति है और इस कृति के कारण मानव इतिहास में क्रांति हुई, सोवियत संघ के अंदर क्रांति हुई और वहाँ साम्यवादी व्यवस्था लागू हुई और पूरी दुनिया के आधे हिस्से में एक लंबे समय तक साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू रही। तो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके साथ में अन्य और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर हमें लास्की की द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एक महत्वपूर्ण कृति है और लास्की 20वीं शताब्दी के विचारक हैं, एक शिक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं, एक बहुत ही अच्छे शिक्षक रहे हैं। जहाँ तक अन्य विचारकों की बात है, सुकरात भी एक बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं। प्लेटो ने भी अपनी एक शिक्षण संस्था खोली थी। अरस्तु ने भी अपना एक विश्वविद्यालय खोला था। तो ये सभी विचारक अलग अलग देशों के हैं, अलग अलग समयों में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ मूलभूत सत्य है जो कि हमें प्रभावित करता है, हमें दिशा निर्देश प्रदान करता है और मानव जाति के लिए मूल्यवान है। इसलिए हम इनका अध्ययन करते हैं और इनके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं तथा ये हमारे अध्ययन के विषय बनते हैं। इन सभी को बहुत ही गहराई और बहुत ही चिंतनात्मक तरीके से यदि हम पढ़ें तो हमें बहुत ही हमारा ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ में जीवन जीने का तरीका और जीवन को किस तरीके से अनसुलझी पहेलियों को हम कैसे अपने ज़िंदगी की पहेलियों को सुलझा सकते हैं, ये सब जानकारियाँ भी हमें यहाँ से प्राप्त होंगी।